हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़। आज हम इस वीडियो में तुल्यांकी भार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल आता है कि तुल्यांकी भार होता क्या है। तो किसी पदार्थ की वह संख्या जो भार की दृष्टि से हाइड्रोजन के 1 भाग से, क्लोरीन के 35.5 भाग से या सिल्वर के 108 भाग से क्रिया करता है या उन्हें उनके यौगिकों से विस्थापित करता है, उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। किसी पदार्थ की वह संख्या जो भार की दृष्टि से हाइड्रोजन के 1 भाग से या क्लोरीन के 35.5 भाग से या सिल्वर यानी चांदी के 108 भाग से क्रिया करता है या उन्हें यौगिकों से विस्थापित करता है, उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। ये तो बात है परिभाषा की। अब मेन चीज ये है कि हम तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करें। तुल्यांकी भार ज्ञात करना सीखने के लिए हमें अणुभार के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि तुल्यांकी भार तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब हमें अणुभार ज्ञात करना आता हो। तो तुल्यांकी भार में हम अम्ल का तुल्यांकी भार, एक क्षार का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार और यौगिक का तुल्यांकी भार ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम ले रहे हैं तुल्यांकी भार में नंबर फर्स्ट अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल के तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है उस अम्ल का अणुभार बटा प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या। अम्ल का अणुभार बटा प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या, यानी उस अम्ल में उन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो क्षार द्वारा प्रतिस्थापित हो सके। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं अणुभार बटा उस अम्ल की क्षारकता। देखो, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मैंने लिया HCl। HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हम पहले HCl का अणुभार ज्ञात करेंगे। तो हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। टोटल कितना हो गया 36.5। ये हो गया HCl का अणुभार। अब इस HCl का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, तो इस HCl का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा इसका अणुभार बटा प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या। तो यहाँ पर तो एक ही है, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 36.5। यानी HCl का तुल्यांकी भार और इसका अणुभार बराबर होता है। ऐसे ही हम ले रहे हैं जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड का तुल्यांकी भार। तो पहले HNO3 का अणुभार ज्ञात करेंगे। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 का हो जाएगा 48 और ये 1 49 और 4 53 और 10 63। तो तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा इसका, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा तुल्यांकी भार बराबर इसका अणुभार है 63 बटा इसमें प्रतिस्थापनीय या इसकी क्षारकता कितनी है 1 है, प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 63। यानी जिनमें प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या 1 है उन अम्लों का तुल्यांकी भार और अणुभार बराबर होता है। अब बात कर रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार। तो पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार ज्ञात करेंगे। 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का परमाणु भार 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है 1 का 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 64। ये 4 2 6 और 2 8 6 और 3 98 हो जाएगा इसका अणुभार। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार हो जाएगा बराबर इसका अणुभार बटा प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजनों की संख्या तो यहाँ कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 49 यानी 98 का हाफ। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार इसके अणुभार का आधा हो जाएगा।
ऐसे ही हम सेकंड ले रहे हैं सार का तुल्यांकी भार। तो सार का तुल्यांकी भार हो जाएगा उस सार का अनुभार और उसमें हम भाग देंगे प्रतिस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या, या हम H+ कर लेते हैं। तो सार का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हम उस सार के अनुभार में प्रतिस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या का भाग देंगे, यानी इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं अनुभार बटा उस सार की अम्लता, यानी वो सार अम्ल से क्रिया करके कितना हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे सबसे पहले हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका पहले अनुभार ज्ञात कर लेते हैं। सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का 1, तो ये 16 एक 17 और 17 और 23 कितना हो गए 40। तो तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? तुल्यांकी भार हो जाएगा NaOH का अनुभार बटा क्या हो जाएगी प्रतिस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या कितनी है 1, तो 40 बटा 1 बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी इसका तुल्यांकी भार और अनुभार बराबर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। इसका तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले इसका अनुभार ज्ञात करते हैं। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 प्लस, देखो OH है तो ये 2 हैं, 2 को गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन का 16 और एक इसका 17, 17 को बोलेंगे 2 से गुणा क्योंकि हाइड्रोक्साइड 2 है, तो ये 40 प्लस 34 ये हो जाएंगे 74। अब इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? तो इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा तुल्यांकी भार बराबर इसका अनुभार 74 डिवाइड करेंगे प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या 2 से, तो 74 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 कितना हो जाएगा 37। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 37। अब हम ले रहे हैं आयन का तुल्यांकी भार, यानी आयन क्या है या मूलक क्या है, इसका तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करें? आयन या मूलक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है तुल्यांकी भार बराबर उस आयन या मूलक का अनुभार बटा उसका आवेश, या यूं कर लें आवेश की मात्रा। जैसे सपोज करो हमें कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? इसका अनुभार, अनुभार कितना है कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन, 1 का 16 तो 3 का 48 और 2 माइनस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस आने से तो जितने माइनस है उतने जुड़ जाएंगे, प्लस है वो घट जाएंगे, बटा आवेश की मात्रा कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 12, देखो 2 8 2 10 2 12 4 1 5 6 62 हो जाएगा, क्योंकि 48 और 2 50 50 और 12 है 62 में भाग देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा 31। तो कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 31। ऐसे ही अगर हम सल्फेट आयन का ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा? पहले इसका अनुभार सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का 16 को 4 से गुणा करेंगे 64 प्लस 2 बटा आवेश की मात्रा कितनी है 2, तो देखो ये हो जाएंगे 4 और 2 6 2 8 6 3 9 98 को 2 से डिवाइड करेंगे 49। तो सल्फेट का तुल्यांकी भार हो जाएगा 49। इसी प्रकार हम अन्य आयनों का भी तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। जिस भी आयन का तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है उस आयन के अनुभार में हमें उसके आवेश की मात्रा यानी आवेश का भाग देना है। अगर आवेश 2 है तो 2 का भाग देना है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। अगला है यौगिक का तुल्यांकी भार।
किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार उसके आयनों के तुल्यांकी भार का योग होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसके आयनों का तुल्यांकी भार। जैसे मैं बात कर रहा हूं मैग्नीशियम सल्फेट, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैग्नीशियम आयन का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे और फिर सल्फेट आयन का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। तो देखो मैग्नीशियम है 12 होता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु भार 24, आवेश की मात्रा 2 प्लस SO4 में सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का 64/2। तो ये हो जाएगा 24 का हाफ हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 32 और 64 कितना हो जाएंगे, 4 और 2 6, 3 देखो 4 और 2 6 और 3 9, 96। तो 96 का हाफ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 है और 48 कितना हो जाएगा 60। तो यौगिक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उसके आयनों का तुल्यांकी भार ज्ञात करके उसको जोड़ा जाता है। दूसरा तरीका यह है कि जिस यौगिक का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है उस यौगिक के अणुभार में उसके धनायन या ऋणायन का भाग दे देते हैं। देखो दूसरा तरीका यह है मैग्नीशियम का 24, सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन का 64, 4 और 2 6 4 10, 6 3 9 2 11 1 12, 120 है। 120 में इसके धनावेश या ऋणावेश का भाग दे दो, तो धनावेश 2 होता है, ऋणावेश भी 2, तो 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 60। ऐसे ही यदि हम कॉपर ऑक्साइड का तुल्यांकी भार ज्ञात करना चाहें तो क्या तरीका है, कॉपर का होता है 63.5, ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, ये हो जाएगा 0.5, 6 and 3 9, 6 3 9, 6 और 1 7, 79.5 और कॉपर पर प्लस 2 होता है, ऑक्साइड पर -2, इसमें कितने का भाग दे दो 2 का। तो ये हो जाएगा 7 का 3, फिर 19 हो जाएंगे, 19 का हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा देखो 7 को हाफ से डिवाइड करेंगे 3, फिर 1 बचेगा 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 और फिर बचेगा 1 और ये 5, 15 हो जाएंगे 7, तो 39.7 ये क्या हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड का तुल्यांकी भार। तो इस प्रकार हम किसी अम्ल, क्षार, आयन या मूलक और अणुओं का या यौगिक का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उसके अणुभार में प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या का भार देंगे। क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उसके अणुभार में प्रतिस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या का भार देंगे। आयन या आवेश का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उसके अणुभार में उसके आवेश की मात्रा का भार देंगे और यौगिक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उसके आयनों के तुल्यांकी भार का योग करते हैं। इस प्रकार हम तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं।